सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतने पॉजिटिव रिस्पांस के लिए। मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर बनाने जा रहा हूं। अभी तक हमने पोर्टुगीज के आवागमन की बात इंडिया में कर ली थी, किस तरीके से उन्होंने इंडिया में आना स्टार्ट किया, कैसे ट्रेड वगैरह करना स्टार्ट किया। इस लेक्चर में मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट ट्रेडर की जो कि इंडिया में आया और काफी सक्सेसफुल भी रहे। His name was Alfonso da Alburquerque. Alfonso da Alburquerque was the real founder of trade in eastern part। जो एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिला, जिस ट्रीटी के अनुसार जो ये वाला हिस्सा है, जो पुर्तगाल के इस तरह वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से के ऊपर में पुर्तगाल पूरी तरीके से ट्रेड करेगा। इस ट्रीटी को पूरी तरीके से अगर मैं बोलूं सक्सेसफुल करने में, कामयाब करने में अल्फोंसो दा अल्बुर्की का बहुत बड़ा योगदान रहा। अल्फोंसो दा अल्बुर्की वाज नॉट ओनली अ गुड ट्रेडर, सिर्फ एक अच्छे ट्रेडर नहीं थे, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, जो उनकी पॉलिटिकल रणनीतियां थी, जो भी अगर मैं उनके बोलूं रणनीतियों के अलावा जिस तरह की उनकी क्राफ्टमैनशिप थी, जिस तरह के उनके आर्टिस्टिक प्रिंसिपल्स थे, वो सभी के सभी बड़े सक्सेसफुल रहे थे। और वो जहां जहां पे भी जाते रहे, जिस जिस जगह को टच करते रहे, वो सभी जगह के ऊपर में अपना एक बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस छोड़ते चले गए इन द परस्पेक्टिव ऑफ पोर्टुगीज। जो पुर्तगाली थे उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद अल्फोंसो दा अल्बुर्की रहे। Alfonso the Albuquerque also called as the real founder in the East, real founder of the Portuguese trade actually been created by the Alfonso। अगर आपको ये बात बोलूं कि अल्फोंसो के बाद में, यानी पुर्तगाल के बाद में, बाकी कई सारे ट्रेडर्स ने भी ईस्ट के पूरे ही कॉन्टिनेंट को, जितना पूरा ईस्ट का कॉन्टिनेंट है, चाहे एशिया चाहे अफ्रीका, ये वाला जो कॉन्टिनेंट है, इसको कैप्चर करने की शुरुआत की, तो उसकी जो बेस, जो नींव रखी थी, दैट वाज क्रिएटेड बाय द दिस पर्सन। हिज नेम वाज Alfonso the Albuquerque, my dear friends। इसके अलावा he created a strong hold in the east and with the act of renaissance, as we have already discussed in our second lecture, the word renaissance has been created in the whole European era। जो यूरोपियन एरा, जो यूरोपियन का जो कॉन्टिनेंट है, वहां पे रिनासेंस का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होने लग गया था। एंड द वर्ड रिनासेंस इटसेल्फ की अपने आप के बारे में सोच के चलिए, अगर आपको क्रिश्चियनिटी को फैलाना है तो आपको उसकी लर्निंग को, अर्निंग को अगर बड़ा करना है तो आपको ज्यादा एरिया कैप्चर करना पड़ेगा। अल्फोंसो द अल्बुर्की भी कहीं ना कहीं इस फिलॉसफी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने इस फिलॉसफी को प्रमोट करने के लिए लगभग जितना भी एरिया जो कि अरेबियंस के पास में था, उसको अपने पास में कैप्चर करना स्टार्ट किया। एंड ही क्रिएटेड अ वेरी फैंटास्टिक जॉब। He not only declined the Islamic principle in the area of Arabian and the African and the Indian continent, but also declined their craftsman, tradesmanship in these particular continent। और साथ साथ में उन्होंने अपना ट्रेड, अपना व्यापार भी बढ़ाया, और साथ में क्रिश्चियनिटी को भी उसने नेक्स्ट लेवल तक, नेक्स्ट पीक तक ले जाने का काम किया। दैट वर्क एक्चुअली बीन डन बाय अल्फोंसो द अल्बुर्की। ये उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। उन्होंने किस किस एरिया को कैप्चर किया था, माय डियर फ्रेंड, विद दिस काइंड ऑफ मैप, एक डमी मैप के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिएगा उन्होंने कहां कहां से शुरुआत की और वो कहां तक पहुंचे। फर्स्ट ही कैप्चर्ड द सिटी ऑफ वेरेनिसिया। वेरेनिसिया एक सिटी स्पेन में है फिलहाल, ठीक है, उस पे उसको उन्होंने कैप्चर किया। देन सिटी ऑफ डकार, इसको कैप्चर किया, अफ्रीका में ये सिटी है। देन बिसुआ, अभी बिसुअल के नाम से फेमस है, आप देख सकते हैं वर्ल्ड के मैप में। देन सेंट हेलेना का सेम नाम है जो पहले नाम था। मोजाम्बिक, सॉरी आई एम सेइंग इट्स अंगोला, अंगोला ट्राइब के पास में था एरिया, ये इस एरिया को उन्होंने कैप्चर किया। उसके बाद में इन्होंने मोजाम्बिक को कैप्चर किया। किल्वा के बारे में मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी किल्वा के बारे में बात की थी, उसको उन्होंने कैप्चर किया। उसके अलावा जो मोम्बासा ट्राइब थी, मोम्बासा ट्राइब को कैप्चर किया। फिलहाल तंजानिया और कई सारे कंट्री के पास में ये सभी ट्राइब अवेलेबल है। यमन के एरिया को कैप्चर किया, ओमान को कैप्चर किया, बहरीन को कैप्चर किया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कैप्चर किया। नाउ सी माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक खास बात जानने की है। जो भी पूरा एरिया जो अरेबियंस के पास में था पहले, चाहे वो लड़ाई करके हो, चाहे वो एक पीसफुल संधि के थ्रू, कैसी भी करके हो, अल्फोंसो द अल्बुर्की ने वो सभी के सभी एरियाज को अपने पास में कैप्चर कर लिया। डेफिनेट सी बात है, लड़ाई हुई होंगी। एंड यस, देयर वर एन नंबर ऑफ बैटल दैट हैज बीन फॉट बिटवीन पोर्टुगीज एंड अरेबियंस। उनके बीच में कई सारी लड़ाई हुई, बट मोस्ट ऑफ द बैटल्स वर द बैटल इन द सी। ज्यादातर बैटल लड़ाई जो समुद्र में हुई, समुद्र के रास्ते में हुई, नेवी बैटल्स हुई। और नेविगेशन में द philosophy, the policy of Portuguese were the far better than the Arabians। Actually Arabian society was the agrarian society, वो एक किसान प्रधान सोसाइटी थी।
उनसे आप किसी तरह कल्टीवेशन, किसी तरह की नई फसल वगैरह उगवा लो, उनसे किसी तरह की कल्टीवेशन के साथ में इरिगेशन की फैसिलिटी ले लो, ये सब में तो वो अच्छे थे, लैंड का मास कैप्चर करने में अच्छे थे, बट दे वर नॉट एट ऑल गुड इन द नेविगेशन। जो लड़ाई में, नेविगेशन में, नेवी में, उन सब में कहीं पे भी वो स्टैंड नहीं करते थे इन फ्रंट ऑफ पोर्टुगीज के सामने, वो नहीं कहीं स्टैंड नहीं करते थे। इसीलिए जितने भी कोस्टल एरिया थे, आप ये देखना सभी के सभी, all are the coastal areas, all those coastal areas, because most of the battle actually been fought by the Portuguese in the water route, in the sea। जितने भी कोस्टल के आसपास में जो भी लड़ाई समुद्र में हुई, इसीलिए वो लगभग सारी ही बैटल जीतते चले गए, और अरेबियंस को धीरे धीरे करके अपना जो ट्रेड था वो कम करना पड़ेगा, इस्लाम को भी नीचे करना पड़ा, और परचम लहराया क्रिश्चियनिटी का, और ट्रेड शिप बढ़ी पोर्टुगीज की, यानी यूरोपियंस की ट्रेड शिप बढ़ाने स्टार्ट की। अब बात करते हैं वो इंडिया की तरफ पैर पसारने लग गए। देन ही एक्चुअली स्टार्टेड ट्रेड विद दिस इंपॉर्टेंट एरिया दैट इज ड्यू, गोवा, कालीकट में पहले स्टार्ट हो गया था, कोचीन में भी स्टार्ट हो चुका था। नाउ द एरिया ऑफ श्रीलंका दैट इज कोलंबो, वहां पे इनकी शुरुआत हुई। नाउ दिस स्टेट ऑफ मलक्का में किसकी स्टार्टिंग हुई? टिमोर, TIMOR, टिमोर, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड, टिमोर में इसकी स्टार्टिंग हुई। इसके अलावा द एरिया ऑफ दिस चाइना के पास में ये फिलहाल है, मकाओ पहले मंचूरिया डायनेस्टी के पास में था, और यहाँ पे कम्युनिस्ट जो गवर्नेंस थी वहां पे, वो उस एरिया को कैप्चर किया। नागासाकी जापान में जो एरिया कैप्चर किया। टिमोर बताना किस कंट्री का पार्ट है, या एक अपने आप में इंडिपेंडेंट नेशन है? इट्स अ होमवर्क फॉर यू, कमेंट इट। ये सभी के सभी एरिया उन्होंने कैप्चर करने स्टार्ट किए। संधि चाहे पीसफुल हो या संधि ना हो तो लड़ाई करके हो, चाहे कैसे भी हो, एट द एंड रिजल्ट वाज नाउ द ट्रेड इन द हैंड ऑफ पोर्टुगीज, जो पूरा व्यापार पोर्टुगीज के पास में जाने लगा। अब उन्होंने इंडिया पे जब अपना दबदबा बनाना स्टार्ट किया, द इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज बीन स्टार्टेड बाय अंडर द पॉलिसी ऑफ अल्फोंसो वाज द परमिट सिस्टम। ही स्टार्टेड अ परमिट सिस्टम इन इंडिया। उन्होंने बोलना स्टार्ट किया कि कोई भी व्यापार, कोई भी ट्रेड अगर इंडिया में होगा, अगर वो कोई और कंट्री या किसी और रेस के लोग करेंगे, दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द पोर्टुगीज फर्स्ट। So it's not very easy to took permission from the Portuguese, because if we would like to take the permission from the Portuguese, they will definitely levy very heavy taxes, very hefty taxes on you। तो easy तो नहीं था वो। और अगर किसी जगह पे जहाँ पोर्टुगीज का दबदबा नहीं था, वहां से भी अगर वो परमिशन लेना चाहते थे थ्रू द लोकल किंग, तो लोकल किंग भी डायरेक्ट परमिशन नहीं देते थे। आल्सो ग्रांटिंग परमिशन वाया पोर्टुगीज, जो कई सारे लोकल किंग वाया पोर्टुगीज परमिशन दे रहे थे। किंग जुमोरे ने उनकी उस समय बात नहीं मानी थी कुछ साल पहले, तो उनको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। बाद में उन पर अटैक वगैरह भी हुए थे वहां के लोकल्स पे। ये भी मतलब हिस्ट्री में कई बार इसकी भी रिपोर्टिंग की जाती है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल हुई थी, डेट वाज बैटल ऑफ ड्यू। बैटल ऑफ ड्यू को मैं इस लेक्चर में या फिर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से मैं ज्यादा उसको नहीं बता रहा हूँ, बट स्टिल इफ यू लाइक टू हैव बेटर इंफॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ ड्यू, उसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं, एक वर्ड टू वर्ड उसकी नॉलेज लेना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बैटल ऑफ ड्यू के लिए एक अलग सेपरेट पूरा एक लेक्चर बना दूंगा, उसका क्या बेस रहा था, कौन जीता था उसमें, उसके बाद आफ्टर मैथ क्या था, सब कुछ उसमें मैं लेक्चर में बताता हूँ। बट नॉनदलेस उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बैटल ऑफ ड्यू के बारे में। बस अभी फिलहाल ये देख लेते फोकस। उन्होंने परमिट सिस्टम स्टार्ट किया था, और परमिट सिस्टम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम किसको होने लगी थी? अरेबियंस को। व्हाई द प्रॉब्लम दैट इज बीइंग फेस्ड बाय अरेबियन? बिकॉज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द टिम्बर। जिस लकड़ी से पानी का जहाज बनता था उस समय, अभी तो पानी का जहाज कई किसी भी चीज से बना लेते हैं, एल्युमिनियम से बना लेते हैं, वी नो द प्रिंसिपल, लेकिन उस समय मोस्ट जो शिप्स थे वो लकड़ी से ही बनते थे। टिम्बर की लकड़ी जल्दी गलती नहीं है, तो टिम्बर की लकड़ी मुख्यतः कहां से मिलती थी? ट्रॉपिकल एरिया से। विच इज द ट्रॉपिकल एरिया? दीज आर द ट्रॉपिकल एरिया, यहां से वो लकड़ी मिलती थी। अब ट्रॉपिकल एरिया से लकड़ी मिलेगी, लेकिन जो ट्रॉपिकल एरिया है दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोर्टुगीज, क्या वो आसानी से देंगे? डेफिनेट सी बात है, नहीं देंगे। उन्होंने नहीं दी, उन्होंने टिम्बर की सप्लाई रोक दी, कम कर दी है, ज्यादा टैक्सेस लगा दिए। और जो ये एरिया था रेड सी का, ये पूरा एरिया जो सुएज कैनाल का, इजिप्ट का वाला एरिया था, ये उन्होंने कैप्चर कर लिया। अब आना जाना उनके लिए वैसे बहुत बड़ी महाभारत बन गई, उनके लिए पॉसिबल ही नहीं था वो जो अपना ये किसी तरह से नेविगेशन को, इन्फ्लुएंस को बढ़ाएं, अपने आप को व्यापार में दोबारा स्थापित कर पाए। अगर करना भी है तो उनको पानी के रास्ते जाना पड़ेगा, जमीन के रास्ते से वो जाने में जितने दिन लगाएंगे उतने दिन में तो जो पोर्टुगीज थे वो अपना ट्रेड और कई एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई बढ़ा लेंगे। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया अरेबियंस के लिए। उनको जो टिम्बर की सप्लाई थी उनकी कट कर दी गई, एंड मोस्ट ऑफ द सप्लाई एक्चुअली दे
गॉट फ्रॉम दिस एरिया, ट्रॉपिकल एरिया से ज्यादातर सप्लाई आती थी, वो सारी सप्लाई जो है उनकी कट कर दी गई और परमिट सिस्टम लगा दिया वो अलग। उसके बाद में क्या हुआ, 1510 में जो ये सुल्तान थे बीजापुर के, बीजापुर इज ए प्लेस, ये कर्नाटक और महाराष्ट्र के कहीं बॉर्डर पे एक प्लेस है बीजापुर, देखिएगा मैप में कहां पे, जो वहां के उस समय सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाही, इनके साथ में बड़ी एक बैटल हुई, दैट बैटल एक्चुअली कंकर्ड बाय पोर्टुगीज ओनली, और बहुत ज्यादा बड़ी लड़ाई नहीं हुई थी, छोटी सी एक लड़ाई हुई जिसमें सुल्तान ऑफ बीजापुर का हरा दिया, और बाद में गोवा को भी उन्होंने अपने साथ में मिला लिया, गोवा को भी कैप्चर कर लिया। एंड उन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया इंडिया में आने के बाद में, ही सॉ कि इंडिया में जो वुमेन इंपावरमेंट है वो ना के बराबर है ही नहीं, जीरो है। सो और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है सती प्रथा। तो सती प्रथा को अबॉलिशन यानी खत्म करने का भी काम अल्फोंसो अलबुर्की ने किया। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप अल्फोंसो अलबुर्की ने इंडिया में रखा, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन वर नॉट रिकॉग्नाइजिंग हिम बिकॉज ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट को ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं करते, राजा राम मोहन राय बाकी जो आए थे यहाँ पे ब्रिटिशर्स, उनका ज्यादा नाम लिया था बिकॉज ऑफ देयर एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग। एक्चुअली द इनिशिएटिव टुक बाय द अल्फोंसो, शुरुआत तो इन्होंने ही की है, बट लैक ऑफ मार्केटिंग, लैक ऑफ पब्लिसिटी, ही नॉट एबल टू रीच टू द मासेस। ज्यादा लोगों तक इस चीज को नहीं फैला पाए, क्योंकि ज्यादा लोगों तक इस चीज को नहीं फैला पाए तो इन्होंने कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं दिया सोशल सर्विस में। क्योंकि बहुत बड़ा योगदान सोशल सर्विस में इन्होंने नहीं दिया, इसलिए बहुत ज्यादा नाम इनका अबॉलिशन ऑफ सती पॉलिसी में नहीं आता, सती प्रथा के अबॉलिशन में ज्यादा नहीं आता। बट यस, इफ समबडी विल आस्क यू इन फ्यूचर who was the person who actually started this philosophy to abolish the sati in India, so name must be Alfonso the Alburquerque। इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा के साथ में इन्होंने एक और बात बोली कि जो उस समय ट्रेडर्स इंडिया में आते थे, उन्होंने उनको एक बात बोली कि देखो आप इंडिया में तो आ रहे हो, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ट्राई टू बी द लोकल इन इंडिया। इंडिया में लोकल बनने के लिए व्हाट दे हैव टू डू, नाउ दे हैव चॉइसेस, गो एंड मैरी टू द इंडियन वुमेन, भारत की महिलाओं के साथ में अपनी शादी रचाइए और भारत में आप लोकल बन के रहिए। ऐसा ही हुआ, कई सारे ट्रेडर्स जो भारत में आ रहे थे वो उन्होंने भारत की महिलाओं से शादी रचाई, दे मैरिड टू द इंडियन वुमेन एंड दे स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ जमींदारी। उन्होंने जमींदारी सिस्टम, लैंडलॉर्डशिप का जो सिस्टम था उन्होंने वो इंडिया में स्टार्ट कर दिया। और वो पहला सिस्टम जो पुर्तगालियों थे, जो पुर्तगीज थे, उन्होंने जो फर्स्ट सिस्टम इंडिया में स्टार्ट किया, दैट सिस्टम एक्चुअली मीन स्टार्टेड फ्रॉम द नदर्न पार्ट ऑफ द गोवा, गोवा के जो उत्तरी हिस्से से वहां से स्टार्ट किया लैंडलॉर्ड का सिस्टम। एंड अलॉन्ग विद द लैंडलॉर्ड सिस्टम दे इंट्रोड्यूस फ्यू इंपॉर्टेंट क्रॉप्स टू द इंडिया। तो फ्यू इंपॉर्टेंट क्रॉप दैट इज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्टुगीज वर लाइक टोबैको, काजू, कोकोनट। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थी जिनका व्यापार उन्होंने, जिसकी कल्टीवेशन उन्होंने इंडिया में स्टार्ट की। और कोकोनट की कल्टीवेशन इंडिया में पहले भी होती थी, बट ओनली एग्रीकल्चर लेवल तक होती, प्लांटेशन यानी बहुत बड़े लेवल पे नहीं होती थी। बहुत बड़े लेवल पे कोकोनट की कल्टीवेशन को स्टार्ट करने का एक बहुत बड़ा निर्णय इसलिए भी लिया गया क्योंकि कोकोनट के जो ऊपर का एरिया होता है, जिसको उसके नारियल के बाल बोलते हैं, उससे रस्सी बनाई जाती है, कोयर बनाई जाती है। वो कोयर का इस्तेमाल करने के लिए कोकोनट की कल्टीवेशन बहुत बड़े एरिया में प्लांटेशन की गई और बाद में इससे उनको बहुत ज्यादा मुनाफा भी हुआ। और अगर मैं बात करूं अपार्ट फ्रॉम दैट, इन सब चीजों की बात करूं, जो इनके साथ में कई सारे ट्रेडर्स आए थे और कई सारे लोग इंडिया में जस्ट एज ए ट्रेवलर आए थे, दे लेटर गॉट वेरी इन्फ्लुएंस्ड विद द वेदर, very influenced with the culture of India, civilization of India, whatever name you like to give, but they got influenced and they later become the artist and the craftsmen in India itself, and they started residing in India, and many of them were encroached towards the Hooghly, जो हुगली एरिया है यानी कि जो कलकत्ता का एरिया हुगली, वो लोग वहां पे भी जाके बस गए। कई सारे क्राफ्टमैन बन गए, यहाँ पे आर्टिस्ट बन गए, कई सारे सिर्फ ट्रेडर्स ही रहे। तो धीरे धीरे करके दे स्टार्ट बिकमिंग द लोकलर्स ऑफ इंडिया। नाउ दिस इज द न्यू एरा ऑफ द पोर्टुगीज, दे स्टार्टेड मेकिंग इंडिया नॉट ओनली एज अ कॉलोनी ऑफ देम बट आल्सो एज देयर सेकंड होम, दूसरा घर भी इन्होंने इंडिया को अपना बनाना शुरू कर दिया। तो ये सभी के सभी जो पॉलिसीज थी अल्फोंसो की, दीज ऑल पॉलिसीज वर वेरी वेरी सक्सेसफुल पॉलिसी, नॉट इन ऑर्डर टू अर्न द ट्रेड but also to establish the new colony across the whole eastern area for the Europe। पूरी यूरोप के लिए कॉलोनी का इन्होंने काम किया। That's why n number of name has been given by the n number of historian to the Alfonso। So very important name I have written here on the board, like the great Alfonso the Alburquerque, ये इनका नाम दिया गया। इसके अलावा इनका नाम दिया गया जो वहां के अरेबियंस थे, उन्होंने नाम दिया बिकॉज सरदार था उनका, द टेरिबल अल्फोंसो द अल्बुर्की, द किंग ऑफ द सी अल्फोंसो द अल्बुर्की। इसके अलावा उनको और भी नाम दिए गए,
अल्फांसो द अल्बुर्की, द पुर्तगस एंड द मार्स ऑफ पुर्तगाली, ऐसे कई सारे कहीं उनको नाम दिए गए हिस्ट्री में, सभी का उसमें उल्लेख है। अभी तक की हमने बात की अल्फांसो की। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के जो आए थे इंडिया में जो भी ट्रेडर्स हैं उनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर पूछेगा।